जय भोलेनाथ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम गुजरात सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ मंदिर की बात करने वाले हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है। अगर आप सोमनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको सोमनाथ कैसे पहुंचना है, यहाँ कौन कौन सी घूमने की जगह है, भोजन करने की क्या व्यवस्था है, सोमनाथ में कहाँ रहने की व्यवस्था है और कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। और लास्ट में ये भी जानेंगे कि सोमनाथ यात्रा का टोटल खर्चा कितना होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सोमनाथ यात्रा की सभी जानकारी मिले, वो भी कम खर्चे में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि सोमनाथ पहुँचे कैसे। दोस्तों, सोमनाथ आने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला तो बाय ट्रेन। तो अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो यहाँ का नियरेस्ट स्टेशन है वो है सोमनाथ, जो कि मंदिर से आधे किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, यहाँ पर एक सिचुएशन हो सकती है कि आप जिस भी शहर से आ रहे हैं वहाँ से शायद से डायरेक्ट ट्रेन आपको न भी मिले, तो आपको वेरावल रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। और वेरावल रेलवे स्टेशन से सोमनाथ की दूरी है 7 किलोमीटर। तो वेरावल से सोमनाथ मंदिर तक जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो है कि आप ऑटो से जा सकते हैं, जो कि ऑटो वाला आपसे 50 रुपये लेगा और आपको सोमनाथ मंदिर तक पहुंचा देगा। दोस्तों, एक बात बोलना चाहूँगी कि जब भी आप ऑटो में बैठे उससे पहले बार्गेन करना मत भूलिएगा। कई लोग नए नए लोग से ज़्यादा पैसे लेने का ट्राई करते हैं, तो सावधान रहें। और दूसरा ऑप्शन है कि आप बस से जा सकते हैं। दोस्तों, वहाँ पे सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ से फ्री बस सर्विस चलती है, जो कि हर आधे घंटे में आपको वेरावल स्टेशन के बाहर से मिल जाएगी और वो आपको सोमनाथ मंदिर तक पहुँचा देंगे। दूसरा ऑप्शन की बात करें तो आप बाय रोड भी आ सकते हैं। तो आपको कई सिटीज़ जैसे कि अहमदाबाद, राजकोट से डायरेक्ट बसेस भी मिल जाएगी। और अगर आप खुद के व्हीकल से आते हैं तो आप आराम से वेरावल से सोमनाथ मंदिर तक आ सकते हैं। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं। तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है केसोद। तो आप केसोद तक अपनी फ़्लाइट की टिकट करवा सकते हैं। और अगर आपको केसोद की फ़्लाइट नहीं मिलती है तो आप दीव एयरपोर्ट भी आ सकते हैं। दोस्तों, दीव से सोमनाथ मंदिर 85 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं अगर बात करें केसोद की, तो केसोद से सोमनाथ मंदिर की दूरी 50 किलोमीटर की है। दोस्तों, ये तो था कि हम सोमनाथ मंदिर पहुँचे कैसे। अब आता है कि सोमनाथ में हम रुके कहाँ। तो आपके पास सोमनाथ में रुकने के लिए 3 ऑप्शन हैं। तो एक एक करके समझते हैं कि आप कहाँ रुक सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है धर्मशाला। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के आसपास काफ़ी सारे धर्मशालाएं हैं जो आपको 100 रुपये से लेके 200-300 तक मिल जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन है गेस्ट हाउस। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से ये गेस्ट हाउसेस हैं। इस गेस्ट हाउस में ऑनलाइन बुकिंग की फैसिलिटी भी मिल जाती है, तो आप ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हो। आप यहाँ ऑफलाइन भी बुक करवा सकते हो, बट वहाँ जाके आपको रूम्स ढूंढने में परेशानी होगी और ये सब में आपको वक्त भी लग सकता है। तो इससे अच्छा है आप ऑनलाइन ही बुकिंग करवा लीजिए ताकि वहाँ जाके आपको कोई तकलीफ़ ना हो। तो अब मैं यहाँ के गेस्ट हाउस के प्राइस की बात करूँ तो आपको 24 घंटे के लिए 700 रुपये में नॉन एसी रूम मिल जाएगा और 1100 रुपये में एसी रूम मिल जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट होटल्स। दोस्तों, आपको मंदिर के आसपास भी प्राइवेट होटल्स देखने को मिलेंगे, जो कि 700 रुपये से लेके 1500 तक पड़ जाता है। तो इन तीनों में आप कहीं भी स्टे कर सकते हो। चले दोस्तों, तो अगली बात करते हैं कि हमको दर्शन कैसे करने हैं। दोस्तों, दर्शन करने से पहले हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आप मोबाइल, कैमरा, बेल्ट, यहाँ तक कि कार की चाबी भी आपके पास नहीं रख सकते। ये सारी चीज़ें मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है। तो आप ये सभी चीज़ें वहाँ पे जो लॉकर देते हैं उसमें बड़े आराम से रख सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
लॉकर्स के लिए आपको वहाँ से एक टोकन मिलेगा। दोस्तों, उस टोकन को बस आप संभाल कर रखिएगा ताकि आप अपना सामान बड़े ही आराम से वापस ले सकें, वो भी कोई परेशानी के बिना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको वहाँ की आरती में शामिल होने का मौका मिले तो आप उसमें ज़रूर शामिल होइएगा, क्योंकि वहाँ की आरती होती ही है काफ़ी शानदार। और अगर आपको आरती में शामिल होने का मौका मिल जाए तो समझ लीजिएगा आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो अगर आरती के टाइम की मैं बात करूं तो एक होता है सुबह 7 बजे, दूसरा होता है दोपहर के 12 बजे और तीसरा होता है रात के 7 बजे की आरती। तो तीनों में से जो भी टाइम आपको सूटेबल लगे उस आरती में आप शामिल हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। जब हम अंदर गर्भगृह के पास पहुंचते हैं तो सोने से लिपटी चादर में आप गर्भगृह देखने को मिलेगा और हम सब भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और ओम नमः शिवाय के जाप करके हम मंदिर के बाहर आते हैं। चलिए दोस्तों, हम भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद अब अगली बात करते हैं कि यहाँ पे भोजन की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, यहाँ पे आपको खाने के लिए भी 2 ऑप्शन मिलेगा। पहला तो ये है कि आप सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ से जो भोजनालय है वहाँ पे भी पेट भर खाना खा सकते हैं, जिसका एक थाली का पर पर्सन का कॉस्ट होगा 70 रुपये। तो आप बड़े आराम से वहाँ भर पेट खाना खा सकते हो। यहाँ पे अगर मैं भोजनालय के टाइम की बात करूँ तो दोस्तों ये 2 स्लॉट में होता है। पहला स्लॉट होता है सुबह 11 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक और दूसरा टाइम स्लॉट होता है शाम के 7 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक। तो ये 2 टाइम में आपको लंच और डिनर करने को मिल जाता है। और अगर दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो दोस्तों वहाँ पे आपको कई सारे रेस्टोरेंट और भोजनालय भी मिल जाते हैं। तो वहाँ की बात करूं तो आपको 80 से लेके 100 रुपये में थाली मिल जाती है। दोस्तों, वहाँ पे एक लीलावती धर्मशाला भी है जो मंदिर के नज़दीक ही है, तो आप वहाँ जाके भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। वहाँ के कॉस्ट की बात करूँ तो आपको पर थाली 120 रुपये में मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हमको सोमनाथ में और कहाँ घूमना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले सोमनाथ परिसर के ठीक पीछे बना हुआ है पुराना सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, यहाँ पे अहिल्याबाई द्वारा स्थापित किया हुआ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, तो यहाँ पे आप जाके दर्शन कर सकते हैं। दूसरे जगह की बात करें दोस्तों तो वो है त्रिवेणी संगम। नाम से ही समझ आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता होगा। ठीक पहचाना आपने। यहाँ पे हिरण्य, कपिल और सरस्वती इन 3 नदियों का संगम है, यानी कि मिलाप है। तो दोस्तों, इस जगह पर आप ज़रूर विज़िट करिएगा। और त्रिवेणी संगम से ही थोड़ी दूरी पर है एक सूर्य मंदिर, यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो। यहाँ पे भी नज़ारा आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगली जगह है गौलोक धाम तीर्थ। दोस्तों, गौलोक धाम तीर्थ जो है वहाँ पे श्री कृष्ण जी की चरण पादुका है। वहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, गीता मंदिर, गौलोक घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, महाप्रभु जी की बैठक, भीमनाथ मंदिर और लास्ट में बलदेव जी की गुफा भी है। गौलोक धाम में एक प्रकार का तीर्थ ही है जिसमें कई प्रकार के मंदिरों का समावेश है, तो आप वहाँ पे ज़रूर जाइएगा। अगले प्लेस की बात करें दोस्तों तो वो है श्री शारदा पीठम। दोस्तों, अगर शारदा पीठम की बात करें तो ये भी गौलोक धाम की तरह ही है, जो कि यहाँ पे भी आपको कई सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कामनाथ महादेव का मंदिर और भी कई सारे मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक ख़ास बात कि शारदा पीठम में आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी एक साथ करने को मिल जाएंगे, तो आप शारदा पीठम जाके भी दर्शन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अगले प्लेस की बात करें तो वो है भालका तीर्थ। भालका तीर्थ में आपको श्री कृष्ण जी की प्रतिमा मिलेगी।
वहाँ पे जो जारा नाम का शिकारी था, उसने श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारा था। तो श्री कृष्ण जी की उसी अवस्था में वहाँ पे उनकी प्रतिमा है, तो आप वहाँ पे जाके भी दर्शन कर सकते हो। तो चलो अगले प्लेस की बात करूँ तो वो है भानगंगा, जो भालका तीर्थ से थोड़ी ही दूरी पर है। भानगंगा जो कि समुद्र में शिवजी की प्राकृतिक ज्योतिर्लिंग है, वहाँ जाके आप भी दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़ारा मिलेगा और फ़ोटोशूट का भी मज़ा आएगा। यहाँ पे जो समुद्र के बीच में शिव जी की ज्योतिर्लिंग है, वहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। और एक बात, यहाँ पे आप बहुत सावधान रहिएगा क्योंकि समुद्र की लहरें काफ़ी तेज़ रहती है। और दूसरी बात कि आपके पैरों के नीचे रेत नहीं होगी, वहाँ पे पत्थर होते हैं, तो उससे भी ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, ये सारे प्लेसेस हैं जो आपको सोमनाथ मंदिर के आसपास देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि इन सारी जगहों पे घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। पहला है कि आप ऑटो करके इन सारी जगहों में घूम सकते हैं, जो कि सोमनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर के रेडियस में ही होगा। और ऑटो के किराए की अगर मैं बात करूँ तो ऑटो वाला आपसे 500 से 600 रुपये तक मांगेगा। तो आप बार्गेन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बार्गेन करना यानी कि ऑटो के फेयर को कम करवाना। तो ऑटो में आप इन सारी जगहों पर घूम सकते हो, वो भी आपको 4 घंटे में पूरी जगह घुमा के वापस सोमनाथ मंदिर तक छोड़ देगा। पहला ऑप्शन तो ये था। और अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है बस की बात करें तो दोस्तों, ये आपसे 30 से 40 रुपये तक लेंगे और ये सारी जगहों में घुमा के वो आपको वापस मंदिर परिसर तक छोड़ देंगे। तो आप बस से जाना चाहते हैं तो बस से भी जा सकते हो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमको सोमनाथ में कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए और सोमनाथ मंदिर पर आने का सही समय कौन सा होगा। दोस्तों, सोमनाथ घूमने के लिए 1 दिन काफ़ी है, पर अगर आप 2 दिन का स्टे बनाते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो सोमनाथ मंदिर और त्रिवेणी संगम है, वहाँ पे आप 1 दिन का टाइम अच्छे से बिता सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हो। दोस्तों, महादेव के मंदिर में बहुत शांति की अनुभूति होती है और मिले भी क्यों नहीं, वो तो देवों के देव महादेव का स्थान है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। और अगर मैं बात करूँ कि आपका बेस्ट समय कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा विंटर का, यानी कि ठंडी का मौसम, जो कि नवंबर से लेके फरवरी तक रहेगा। इस टाइम पे आपको कम भीड़ देखने को मिलेगी, नहीं तो सावन के महीने में, महाशिवरात्रि के टाइम पे या दशहरे के वक्त वहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहेगी, तो आपको दर्शन करने के लिए कुछ ज़्यादा देर तक खड़े भी रहना पड़ सकता है। तो दोस्तों, लास्ट में बात करें कि हमारा सोमनाथ जाने का टोटल खर्चा कितना लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप 1 दिन का स्टे बनाते हैं, ट्रस्ट के भोजनालय में खाना खाते हैं और ट्रस्ट के गेस्ट हाउस में ही रुकते हो, तो आपका एक व्यक्ति का खर्चा होगा 1000 रुपये। दोस्तों, इसमें मैंने किसी भी तरह का एक्स्ट्रा खर्च जैसे कि ट्रेन की टिकट, फ़्लाइट की टिकट, ऐसा कुछ भी ऐड नहीं किया है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सोमनाथ और उसके नज़दीक के जगहों में घूमने का खर्च बताया है। तो दोस्तों, आप 1000 रुपये में यहाँ पे पूरे सोमनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हो। तो ये थी सोमनाथ मंदिर की यात्रा की पूरी जानकारी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो सच में थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके लाइक और कमेंट बहुत पसंद आते हैं। थैंक यू।